नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम पेपर 1 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर बात करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम 18 जून को होगा और पेपर में टाइम बहुत कम बचा हुआ है और जल्दीबाजी में आप कोई गलती ना कर दें, किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को ना छोड़ दें। इसीलिए आज मैं आपको पेपर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ। मैं खुद क्या पढ़ता था, मेरी खुद की स्ट्रेटजी क्या होती थी, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर 1 के सपोर्ट के बिना तो जेआरएफ नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले तो आपके माइंड में एक टारगेट होना चाहिए कि हमें इतने क्वेश्चंस तो मिनिमम सही करने ही करने हैं। देखिए, पेपर 1 में अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो ना तो आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है, ना ही जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चंस तो सभी सही कर देंगे और ये स्कोर काफ़ी कम है। और करीब 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो 15 से 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं। और आप जानते हैं जेआरएफ में केवल 1% बच्चों को लिया जाता है और नेट में केवल 6% बच्चों का चयन होता है। तो 80% बच्चों की भीड़ में अगर आप रह जाएंगे तो ना तो आपका नेट होगा, ना ही जेआरएफ होगा। इसीलिए इस टारगेट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 21 से 25 क्वेश्चन सही करके आते हैं और अपने सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन जेआरएफ थोड़ा मुश्किल है। अब जेआरएफ मुश्किल है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जो 80% बच्चे होते हैं वो 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में ही फंस जाते हैं। अब बचे हुए 17 से 18% बच्चे जो होते हैं वो 21 से 25 के बीच में स्कोर कर पाते हैं, लेकिन 18 से 15% बच्चे भी बहुत होते हैं और जेआरएफ में केवल 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसीलिए जेआरएफ करने के लिए आपको अपना टारगेट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेपर 1 में 26 से 30 क्वेश्चन सही करके आते हैं और अपने सब्जेक्ट में भी 70-75 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप बिल्कुल जेआरएफ की दहलीज पर खड़े हुए हैं, क्योंकि पेपर 1 में 26 से 30 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चों की संख्या मात्र 2 या 3% ही होती है। ये रियलिटी है। और 30 से 35 में बहुत कम बच्चे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ही होते हैं जो इतना स्कोर कर पाते हैं। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अगर आपको जेआरएफ करना है तो एक सेफ स्कोर पेपर 1 में 26 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन के बीच में होगा। अगर आप इससे ज़्यादा कर देते हैं तो अच्छी ही बात है, लेकिन 26 से नीचे नहीं होना चाहिए। दिसंबर 2023 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने पेपर 1 में 31 क्वेश्चन सही किए थे। अब ये मैंने कैसे किया, इसके लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, इसके बारे में बात करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रहा होगा। 12 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम से केवल 1 महीने पहले मैंने जो जो टॉपिक करे हुए थे और जो जो टॉपिक्स का मुझे रिवीजन करना था उन सभी के नाम एक पेज पर लिख लिए थे, ताकि मेरे दिमाग में क्लियरिटी रहे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए आपको ये सारे नाम दिख रहे हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी वाले सेक्शन की बात करेंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से हायर एजुकेशन तक हमारे सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी के मैंने नाम लिख रखे हैं और उनके आगे प्लस करके ऑब्जेक्टिव लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा प्लस उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, रिसर्च एप्टीट्यूड फिर उसके ऑब्जेक्टिव, इसी तरह कम्युनिकेशन, आईसीटी और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट्स को पढ़ा और साथ ही में उनके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। अब ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से कवर की, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव्स मैंने दृष्टि वाली बुक में से पढ़े थे, आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। केवीएस मदान मैंने नहीं पढ़ी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं पढ़ेंगे। मैं स्टार्टिंग से दृष्टि को ही फॉलो कर रहा था, इसीलिए मैं दृष्टि पर ही बना रहा। ये तो हो गया थ्योरी वाला सेक्शन, लेकिन थ्योरी वाले सेक्शन से ज़्यादा मैं ध्यान देता था मैथ्स एंड रीजनिंग वाले सेक्शन पर, और वही मेरे जेआरएफ का कारण है ऐसा मुझे लगता है। पहले मैं एक एक करके सभी टॉपिक के नाम आपको बता देता हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा था मैथ्स एंड रीजनिंग में। उसके बाद मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने इन्हें किस तरह से कंट्रोल किया था, किस तरह से पढ़ा था। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लेटर सीरीज़ कंप्लीट करी थी, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करी थी, नंबर सीरीज़, क्लासिफिकेशन और रिलेशनशिप। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पांचों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप, इनमें से आप एक भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो मैथ्स वाला पार्ट था उसमें मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, रेशो पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, एवरेज पढ़ा। इसके एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये वाला पोर्शन आपको पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन में भी देखने को मिलता है। इसके नीचे लिखा हुआ है मैंने डीआई करा हुआ है पूरा, कॉम्प्रीहेंशन की रोज में प्रैक्टिस करता था। इसके बाद कैलेंडर वाले सवाल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो उन्हें भी मैंने कवर किया था। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं तो इसे आपको छोड़ना ही नहीं है। सिलोजिज्म आपको करने हैं। बाइनरी एंड डेसिमल टेस्ट, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बीडी लिख रखा है। बाइनरी को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एनालॉजी टेस्ट आपको करनी है। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से तो 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप इस टॉपिक को छोड़कर जा रहे हैं तो आप मान के चलिए आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो अभी से गलत होने वाले ही हैं। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन बनता है। एसडीजी, एमडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से क्वेश्चन बनेगा और ये वाला टॉपिक मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कमिटी ऑफ हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन के अंतर्गत जितनी भी कमिटीज़ है उन्हें आप अलग से पढ़ना, क्योंकि हायर एजुकेशन में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसीलिए आपको इसे करना ही करना है। साथ ही में जितनी भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो नालंदा हो, चाहे बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप इन्हें करके नहीं जा रहे हैं तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन माइनस ही होंगे, इसलिए एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको पढ़कर जानी है। इसके अलावा भी 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रेन एंड स्पीड, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और पॉलिसी। अब मैं आपको अगर मेरी बात बताऊं तो इन 3 में से मैं केवल 2 ही टॉपिक कवर कर पाया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रेन एंड स्पीड। पॉलिसी मुझे आज तक समझ में नहीं आई, इसलिए मैं उन्हें छोड़ देता था, लेकिन अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ करके जाइएगा, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगर मैं पॉलिसीज कर लेता तो मेरे 31 क्वेश्चन जो सही हुए थे दिसंबर 2023 में, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़कर 35 तक पहुंच सकते थे। इसीलिए अगर पॉलिसी आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करके जाइएगा, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस बनेंगे। आजकल एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मतलब इनपुट आउटपुट आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कि रिसर्च से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है और टीचिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो हो सकेगा तो मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको रिसर्च के सारे सॉफ्टवेयर और टीचिंग के सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग बता दूंगा। आप उन नामों को याद कर लीजिएगा ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि ये चीज़ मैंने करी थी और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था और मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ था। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ और आपको एक एक टॉपिक को कवर करना है ताकि आपके JRF में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, टॉपिक्स के नाम तो मैंने आपको बता दिए कि पेपर 1 में ये चीज़ें ज़रूरी हैं और मैंने इन चीज़ों के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं पढ़ी थी। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती थी, मैं इन्हें कैसे पढ़ता था, इनमें से किस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देता था, किस पर कम ध्यान देता था, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह होती थी कि मैं थ्योरी से ज़्यादा मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पर ध्यान देता था, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एग्जामिनर आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस में उलझा सकता है। रिसर्च, कम्युनिकेशन, ICT, अगर आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछेगा तो उसमें कठिन भाषा डाल के आपको वहाँ पर उलझाया जा सकता है, लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस में वो आपको नहीं उलझा सकता है। जैसे अगर आप लेटर सीरीज़ का टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर आपके सामने कोई भी सीरीज़ क्यों ना आ जाए, आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो मेरी एक ये सोच थी कि मुझे मैथ्स एंड रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैं DI के 5 क्वेश्चन और पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, टोटल हो गए 10 क्वेश्चन, अगर इन 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही सही कर देता हूँ, साथ ही मैं मैथ्स एंड रीजनिंग के जो 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं उन्हें सही कर देता हूँ, तो 16 में से मेरे 16 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बचे हुए 36 क्वेश्चंस में से अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी मैं ठीक कर देता हूँ, क्योंकि इतना तो आप पढ़ ही लेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही पाएँ, अगर आप इतना भी कर देते हैं तो आसानी से आप 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और 50 में से 30 क्वेश्चन सही करना मतलब JRF की दहलीज पर खड़े होना।
लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं केवल थ्योरी पढ़ के ही एग्जाम में जाऊंगा और मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें तुक्के मार दूंगा, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं। मैं एग्ज़ाम 4 बार दे चुका हूँ और मुझे पता है हर बार थ्योरी वाले क्वेश्चंस में ही कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन अगर आप परसेंटेज पढ़ के जा रहे हैं, रेशो पढ़ के जा रहे हैं, पूरा टॉपिक आपने अच्छे से कवर किया है, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसे आसानी से बना देंगे। इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ने की गलती मत करिएगा। तो दोस्तों, यही था मेरा पेपर 1 पढ़ने का तरीका और इसी तरह मैंने जेआरएफ क्रैक किया है और यही मेरी स्ट्रेटजी हुआ करती थी। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी अलग हो, लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह मान लीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको जेआरएफ की दहलीज पर लाकर खड़ी कर देगी। अगर आपने अभी तक नेट ही पास किया है तो आप थोड़ा सा देखिए कि गलती कहाँ पर हुई है, पेपर 1 में हम क्या चीज़ें गलत करके आ रहे हैं। हिंदी साहित्य के जितने भी बच्चे होते हैं वो डीआई हमेशा गलत करके आते हैं और वहीं पर वो जेआरएफ के लिए रह जाते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदी का बच्चा डीआई के 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर देता है, मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही कर देता है, तो वो हिंदी साहित्य में जितने भी बच्चे बैठे हुए ना, उनसे कई गुना आगे निकल जाता है और वो जेआरएफ तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप मैथ्स एंड रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये मेरी सलाह है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले हम हिंदी साहित्य के बारे में भी बात कर चुके हैं कि अगले 30 दिनों के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक टेस्ट सीरीज भी हमने हमारे चैनल पर चला रखी है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जेआरएफ विद सूजल। नमस्ते।